Assalamualaikum. Welcome to Oxford Cambridge School. This online session is for the students of class 9. In this session, I am going to explain them laws of chemical combination. First of all, I will describe you what are the law of chemical combination. The law of chemical combination deals with some empirical laws that govern the chemical changes. यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसे लॉज पे मुश्तमिल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो 4 तरह के होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एस्टैब्लिश बाय फ्रेंच केमिस्ट लेवोइजियर. बच्चों सबसे पहले ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोइजियर ने जो था वो प्रपोज किया, लेवोइजियर ने इसको पेश किया. स्टेटमेंट क्या है इसकी? इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट. किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जो इनिशियल वेट होता है वो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसके वेट के बराबर होता है. ठीक है. इसको प्रूव करने के लिए लेवोइजियर ने जो था वो एक एक्सपेरिमेंट किया. Lavoisier performed his experiment in a closed system. He found that the total weight of the system is not changed in a chemical reaction. He performed the decomposition reaction of the red oxide of mercury to form metallic mercury and oxygen. लॉ ऑफ कांस्टेंट जो है इस लॉ को प्रपोज करने के लिए लिवोइजियर ने जो था वो एक जो एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने किया कि उन्होंने एक क्लोज सिस्टम लिया. ठीक है. यानी जितने भी उन्होंने जो लेबोरेटरी ऑपरेटर्स थे वो सब क्लोज थे. ठीक है. बंद थे. उनके अंदर उन्होंने एक रिएक्शन परफॉर्म किया. उन्होंने क्या किया कि रेड ऑक्साइड जो था वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिसे कहा जाता है उसकी जो थी वो डिकम्पोजिशन की. एंड में जो था वो उन्हें मेटेलिक मरकरी और ऑक्सीजन गैस जो थी वो मिली. ठीक है. और फिर उन्होंने आखिर में इसका जो थे वो क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी, इसका क्या कंक्लूजन उन्होंने कहा कि द टोटल वेट ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट चेंज. यानी जो इनिशियल वेट था वो सिस्टम का उन्होंने पहले सिस्टम का पहले वेट कर लिया. फिर उसके बाद जो था उसमें रिएक्शन यानी डिकम्पोजिशन की मर्क्यूरिक ऑक्साइड के बाद और फिर दोबारा उसका जो था वेट किया सिस्टम का. तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो चेंज इन द टोटल वेट ऑफ द सिस्टम. यानी जो इनिशियल में जो सिस्टम का जो वेट था वही जो था उसके फाइनल वेट के बराबर था. तो इससे इन्होंने क्या साबित किया कि देयर इज़ नो चेंज इन द मास ऑफ सब्सटेंस और या इनिशियल वेट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स. द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स स्टार्टिंग मटेरियल इक्वल टू द प्रोडक्ट. इसको जो उन्होंने जो रिएक्शन मर्क्यूरिक ऑक्साइड के जो डिकम्पोजिशन थी उसको जो है वो एक केमिकल इक्वेशन से शो किया जा सकता है जिसमें क्या होता है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है 2 मिलीग्राम जो 2 एम जो है वो मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स जो हैं वो मरकरी के कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म मर्क्यूरिक ऑक्साइड. ठीक है. और जब ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड डीकम्पोज होता है तो फिर ये ऑक्सीजन और मरकरी बनाता है. ठीक है. तो क्या होता है अगर मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमें मर्क्यूरिक जो है वो ऑक्साइड देता है. तो इनिशियल वेट अगर हम देखें मरकरी का वेट और अगर हम ऑक्सीजन के वेट को कंबाइन करें तो वो इक्वल टू जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड के वेट के बराबर आता है. तो इससे क्या बात प्रूव होती है कि इनिशियल वेट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट. इसमें प्रोडक्ट क्या है? इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट है और रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं? इसमें मरकरी और ऑक्सीजन है. ठीक है. और दूसरी इक्वेशंस भी हैं जो कि लेवोइजियर के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करती हैं. उन्होंने जो था वो मर्क्यूरी ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन जो थी वो करी. यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड का टोटल वेट जो था वो कितना जो ऑक्साइड का कितना वेट जो था वो था वो 433. अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें जो है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं?
मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इसमें मैग्नीशियम का वेट जो है 48.6 ग्राम है और ऑक्सीजन का वेट जो है वो 32.0 ग्राम है। ठीक है, और जो भी इनके रिएक्शन के कंबाइन करने से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो 80.6 है। यानी कि अगर हम 48.6 को और 32.0 ग्राम को अगर हम प्लस करें तो ये 80.6 के बराबर होता है। यानी इससे क्या बात साबित होती है कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जो वेट था वही उनके प्रोडक्ट का वेट के बराबर था। ठीक है, यानी देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग द रिएक्शन। लिवॉइजियर ने जो था इसको तकरीबन 14 टू 15 एलिमेंट्स उन्होंने लिए इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए। एक और इसमें नीचे जो है एक और एग्जांपल दी गई है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड की दी हुई है। इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो ब्रेकअप होता है कि इसमें मरकरी में और ऑक्सीजन में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अगर इनिशियल वेट देखा जाए तो 433.2 ग्राम है। जब ये ब्रेकअप होता है मरकरी और ऑक्सीजन में तो मरकरी का वेट 401.2 ग्राम है और ऑक्सीजन का 32.0। यानी कि अगर हम 401.2 ग्राम को और 32.0 ग्राम को अगर हम प्लस करें, इनको ऐड करें तो ये 433.2 ग्राम के बराबर बनता है। यानी कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जो वेट था यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो वेट था वही उसके जो प्रोडक्ट उससे जो ब्रेकअप हुआ मरकरी में और ऑक्सीजन में तो उनके मास के बराबर था उसका मास। ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ मास इज कंजर्व। दूसरी एग्जांपल जो है वो सोडियम की और क्लोरीन की है। सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, सोडियम का वेट जो है वो यानी 46.0 ग्राम होता है। ठीक है, इस रिएक्शन में और क्लोरीन का जो है 70.9 ग्राम, यानी 46.0 ग्राम सोडियम और 70.9 ग्राम क्लोरीन मिलके 116.9 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। यानी सोडियम क्लोराइड जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसका वेट किसके बराबर होता है? सोडियम और क्लोरीन दोनों के कंबाइंड वेट के बराबर होता है। The law of conservation of mass can be demonstrated by the union of hydrogen and oxygen. If the hydrogen and oxygen are weighed before they unite, it will be found that their combined weight is equal to the weight of water formed. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यूनियन से भी साबित किया जा सकता है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है वो इनिशियली उनका वेट कर लें और फिर उसके बाद इनका रिएक्शन करें तो रिएक्शन के बाद जो है वो जो वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसका वेट जो है वो वही होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। यानी कि इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर का क्या मतलब है? यानी मैटर को डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। The practical verification of this law was given by a German chemist H. Lindolt. Hence, the law of conservation of mass can also be stated as there is no detectable gain or loss of mass in a chemical reaction. ग्लेंडोल्ट जो थे एक और जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने जो था वो प्रैक्टिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो था इन्होंने प्रूव किया। किस तरह प्रूव किया कि उन्होंने एक एच शेप जो थी वो ट्यूब ली और उसमें जो था वो दो सब्सटेंसेस को आपस में जो था अलग अलग रखा। दोनों उसके दो बाजू थे उस ट्यूब के। ठीक है, उसमें इन्होंने हर एक जो उसका लिम्ब था यानी एक बाजू था उसमें दो अलग अलग एलिमेंट्स को लिया। पहले इस ट्यूब का जो था वो वेट कर लिया उन्होंने और फिर उसके बाद इन दोनों सब्सटेंसेस को आपस में ट्यूब को अच्छी तरह शेक किया ताकि दोनों सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर जाए, उनका रिएक्शन हो जाए। फिर दोबारा जब उन्होंने इस ट्यूब का जो था वो वेट किया तो उसका जो इनिशियल वेट था वही उस ट्यूब का फाइनल वेट था। यानी सब्सटेंसेस का जो वेट था और जो बाद में जो उनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना उसका भी वही वेट था जो सब्सटेंसेस का इनिशियल वेट था। इन केमिकल चेंजेस नो मैटर हाउ बिग द बैंड मास इज नाइदर गेन और लॉस। आखिरकार जो था वो इसका क्या जो है एक फाइनल स्टेटमेंट जो थी वो क्या उन्होंने निकाली कि कितना भी बड़ा जो है वो कोई रिएक्शन हो जाए मास जो है वो सब हमेशा जो है वो उसको ना तो वो गेन होता है और ना ही लॉस होता है। यानी मास जो हमेशा कांस्टेंट रहता है किस सब्सटेंसेस का। ठीक है, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। It was established by Louis Proust. What makes compounds different? The law states that different samples of the same compound
always contain the same elements combined together in the same proportion by mass। अगर हम ये लॉ क्या बयान करता है कि किसी भी एक कंपाउंड के अगर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस लें तो उसमें हम जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो हमेशा एक सेम प्रोपोर्शन के साथ जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन किए हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी कंपाउंड को कहीं कोई भी उसका सैंपल ले लें हम एक ही कंपाउंड का, अब उसमें जब भी हम एलिमेंट्स को देखेंगे तो उनकी प्रोपोर्शन जो है वो सेम होगी। ठीक है, बाय मास। or a chemical compound contains the same element in exactly the same proportion ratio by mass regardless of the size of the sample or source of the compound। यानी एक कोई भी केमिकल कंपाउंड हम कहीं से भी ले लें, कितना भी उसका सैंपल ले लें, वो जिन एलिमेंट से बल के बना है उन एलिमेंट्स की जो प्रोपोर्शन है या जो रेशो है वो हमेशा सेम होगी, चाहे हम वो कंपाउंड जो है वो कहीं से भी ले लें, उसका सोर्स कोई भी हो, या हम जितना भी जो है वो सैंपल ले लें, वो हमेशा उसमें एलिमेंट्स की एक फिक्स रेशो होगी। फॉर एग्जाम्पल, वाटर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड इट इज ऑलवेज 89% ऑक्सीजन बाय मास एंड 11% हाइड्रोजन बाय मास। या एग्जाम्पल के लिए जो है वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं कि वाटर में हमेशा जो है वो जब भी वाटर मॉलिक्यूल को हम देखते हैं उसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है, दो हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन जो है वो हमेशा एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशो के साथ कंबाइन किए हुए होते हैं। ऑक्सीजन की रेशो जो 89% होती है और हाइड्रोजन की रेशो जो है वो हमेशा 11% होती है, चाहे हम ये वाटर कहीं से भी लें। Every sample of pure water, though prepared in the laboratory or obtained from rain, river or water pump, contains 1 part hydrogen and 8 parts oxygen by mass। पानी का हम चाहे कहीं से भी ले लें, चाहे वो रेन का वाटर हो या रिवर का हो या कहीं से या लैब में प्रिपेयर कर लें, हमेशा उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या होती है, 1 पार्ट जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है और 8 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन का होता है। Berzelius experiment, Berzelius heated 10 gram lead plumbum with various amounts of sulfur, but every time he got exactly 11.56 gram of lead sulfide and the excess of sulfur was left over। बेर्जेलियस जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इस लॉ को प्रूव करने के लिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो था वो सल्फर लेड 10 ग्राम जो थी वो सल्फर लेड लिया, यानी लेड की एक फिक्स जो थी वो अमाउंट रखा, यानी 10 ग्राम, और हम हर बार जो था उन्होंने सल्फर की अमाउंट जो था वो चेंज करते गए। ठीक है, बच्चों आपको पता होना चाहिए कि लेड और सल्फर जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये लेड सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने कि 10 ग्राम जो है वो लेड लिया, लेकिन हर बार जो था वो उसको सल्फर की डिफरेंट अमाउंट के साथ उन्होंने रिएक्ट करवाया। लेकिन जब भी उन्होंने उसको रिएक्ट करवाया तो उन्होंने देखा कि 11.56 ग्राम ऑफ लेड सल्फाइड हमेशा उन्हें जो था वो हमेशा जो सल्फर लेड सल्फाइड का जो अमाउंट मिला वो 11.56 था। ठीक है, और जो एक्सेस जो अगर वो सल्फर जो उन्होंने कभी ज़्यादा ली कभी कम ली तो हमेशा एक्सेस सल्फर जो थी वो बच जाती थी। ठीक है, और जब भी जितनी बार भी लेड जो था वो सल्फर के साथ कंबाइन किया उसने उसने हमेशा 11.56 ग्राम ऑफ लेड सल्फाइड ही बनाया, यानी लेड सल्फाइड का हमेशा एक फिक्स मास जो था वो बना। ठीक है, यानी 10 ग्राम जो था वो लेड कितने 1.56 ग्राम जो था वो सल्फर के साथ उसने हमेशा कंबाइन किया 10 ग्राम लेड ने। दिस शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इट वाज proposed by John Dalton। It states that when two elements combine to form more than one compound, the masses of one element which combine with a fixed mass of the other element are in a ratio of small whole numbers or simple multiple ratio। ये लॉ क्या स्टेट करता है, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, ताकि वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकें, तो एक एलिमेंट का जो जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जो कंबाइन करता है वो हमेशा उनके दरमियान जो रेशो होती है वो सिंपल मल्टीपल होती है। ठीक है, या स्मॉल होल नंबर रेशो होती है, सिंपल मल्टीपल रेशो होती है। ठीक है, इसको साबित करने के लिए एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन फॉर्म्स टू स्टेबल कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके दो
स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। एक का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे का कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक एटम होता है, यानी 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 32 पार्ट्स ऑफ बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी आप देख रहे हैं कि हर दोनों एग्जाम्पल्स में कार्बन की एक फिक्स रेशो थी, लेकिन ऑक्सीजन की रेशो जो थी वो एक में जो थी वो 16 थी और दूसरे में 32 थी। ठीक है, अगर हम इनकी जो है वो रेशो निकालें तो वो सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि रेशो ऑफ द मासेस ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद अ फिक्स मास ऑफ कार्बन 12 पार्ट्स। पहले में ऑक्सीजन और कार्बन की क्या रेशो थी, 16 और 30 जो थी वो 12 और 16 थी। ठीक है, दूसरे में जो थी वो कार्बन और ऑक्सीजन की क्या रेशो थी, 12 और 32। अगर हम ऑक्सीजन हमेशा हमने देखा कि कार्बन की तो एक फिक्स मिकदार थी, फिक्स रेशो थी, लेकिन ऑक्सीजन की जो है वो अगर हम 16 और 32 का रेशो निकालें तो वो 1:2 निकलता है। ठीक है, यानी ये सिंपल होल रेशो है इनकी। Another illustration of this law is the formation of water and hydrogen peroxide. The ratio of weights of oxygen to combined with 2 grams of hydrogen is 16 into 32 or more simply 1:2। ठीक है, वाटर जो है वो हाइड्रोजन वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके दो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एक तो वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है और एक जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन की तो हमेशा फिक्स रेशो रहती है, अगर हम ऑक्सीजन की जो है वो रेशो देखें तो वो एक में 16 है और दूसरे में 32 है। अगर हम 16 और 32 का यानी ऑक्सीजन की जो रेशो है 16 और 32, अगर हम इसके सिंपल जो है वो रेशो करें तो वो 1:2 मिलती है। ठीक है, यानी हमेशा कार्बन हाइड्रोजन की तो एक फिक्स रेशो रहती है और ऑक्सीजन जो डिफरेंट रेशोज में कंबाइन करता है, डिफरेंट अमाउंट में कंबाइन करता है, वो जो उसकी अगर हम रेशो निकाल रहे हैं तो वो हमेशा जो है वो एक सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन रहती है। ठीक है, The excellent example of law of multiple proportion can be seen when the elements nitrogen and oxygen combine together to form a series of compound। इसी तरह जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की जो वो बेस्ट एग्जांपल जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड के साथ हम देखते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है तकरीबन 5 कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की जो है रेशियो जो है वो नाइट्रोजन की रेशियो तो फिक्स नाइट्रोजन का एक फिक्स रेशियो रहती है और ऑक्सीजन की जो है रेशियो वो पहले में 16 है, दूसरे में 32 है, तीसरे में 16 है और फिर 32, यानी ऑक्सीजन की जो है वो डिफरेंट रेशियो हो जाती है। अगर हम इस ऑक्सीजन की रेशियो का जो है वो सिंपल करें तो ये एक दूसरे के मल्टीपल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एस्टेब्लिश्ड बाय रिचर। The law states that when two different elements separately combine with the fixed mass of third element, the proportion in which they combine with each other shall be either in the same ratio or some simple multiple of it। यानी इस लॉ के मुताबिक जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो किसी एक फिक्स मास के साथ किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ अलग अलग कंबाइन करें तो उनकी जो रेशो होती है जिसमें वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं वो वही रेशो होती है जिसमें वो पहले सब्सटेंस के साथ जो है वो उन्होंने कंबाइन किया था। ठीक है, इसको एक सिंपल एग्जांपल से जो है वो आसानी से समझते हैं। For example, when two elements carbon and oxygen combine separately with hydrogen, they form CH4, methane and H2O water respectively. Now when carbon and oxygen combine with each other, they form carbon dioxide। ठीक है, होता क्या है, कार्बन जो है वो मीथेन के साथ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके मीथेन बनाती है। ठीक है,
और इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाता है। लेकिन जब कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो इनकी भी वही रेशो एक ही उसी रेशो के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं जिस रेशो के साथ इन्होंने हाइड्रोजन से और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया था। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।